देखिए, पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे 12 खड़ी और मात्रा। जैसा कि आपको बताया गया था कि स्वर वर्ण का बदला हुआ रूप जो होता है, सांकेतिक जो स्वरूप होता है, उसी को क्या कहते हैं हम? मात्रा कहते हैं। यानी कि व्यंजन वर्णों के साथ जो स्वर वर्ण का रूप प्रयोग में आता है वह क्या कहलाता है? मात्रा कहलाता है। व्यंजन वर्ण के साथ जो भी हम प्रयोग में लाते हैं, जैसे अगर हम कहते हैं कि जैसे राम, यहाँ पर र के साथ जो आया हुआ है वह क्या है? आया हुआ है, यानी कि उसके लिए मात्रा हम यह लिए है ना। तो यहाँ पर तो व्यंजन वर्णों के साथ जो स्वर का स्वरूप या प्रयोग होता है, जो संकेत, वही उसका क्या कहलाता है? मात्रा कहलाता है। अगर मात्रा का को डिफाइन करना, उसका परिभाषा आपको बताना हो तो क्या बताएंगे? स्वर वर्णों का बदला हुआ जो रूप होता है उसी को क्या कहते हैं? मात्रा कहते हैं। इसके बारे में जान चुके हैं। और यही अगर 12 मात्राएं व्यंजन वर्णों के साथ प्रयोग में आती है, जिससे एक नए शब्द का निर्माण होता है, तो उसको हम क्या कहते हैं? उस शब्द को 12 खड़ी कहते हैं। तो इस मात्रा को और 12 खड़ी को हम लोग पढ़ चुके हैं। अभी हम लोग को जानना है वर्ण विच्छेद। लिखेंगे वर्ण विच्छेद। वर्ण विच्छेद वर्ण विच्छेद वर्ण विच्छेद लिखेंगे डैश दे करके। किसी भी शब्द में शामिल सभी वर्णों को अलग अलग तोड़ने की क्रिया, तोड़ने की क्रिया वर्ण विच्छेद कहलाती है। वर्ण विच्छेद कहलाती है। ठीक है। यानी कहने का मतलब क्या है कि कोई आप शब्द लिखिए और उसको टुकड़ा करके जितना भी उसमें वर्ण है, जिस वर्ण का मतलब क्या कि वैसी ध्वनि जिसका और टुकड़ा नहीं कर सकते, वही वर्ण कहलाता है। तो वह सबसे छोटे पार्ट में जब उसको हम तोड़ देते हैं, व्यक्त कर देते हैं, वही क्या कहलाता है? वर्ण विच्छेद कहलाता है ना। जैसे देखिए यहाँ पर, जैसे हम लिखते हैं यहाँ पर, जैसे हम इसी को पहले देखते हैं, हिंदी। क्या है? हिंदी, है ना। ध्यान दीजिए, यहां पर कुछ देवनागरी लिपि का दोष होता है, जिसमें यह भी एक दोष है। जैसे देखिए, ह के आगे मात्रा का प्रयोग, ई मात्रा का प्रयोग किया गया है ना, लेकिन उच्चारण हम क्या करते हैं? बाद में करते हैं, ही पढ़ते हैं। ह के बाद ई आता है ना, लेकिन प्रयोग कहाँ हो रहा है? पहले हो रहा है। तो इस हिसाब से तो पहले हमको ई पढ़ना चाहिए, है ना, लेकिन हम लोग पढ़ते हैं बाद में, लिखते हैं पहले। तो ये सब कुछ दोष है इसके देवनागरी लिपि के। अब देखिए यहाँ पर इसको हम कैसे प्रयोग करेंगे? ह मात्रा के माने ह व्यंजन वर्ण के साथ, वह भी मात्रा किसके साथ प्रयोग में आता है? हलंत व्यंजन वर्ण के साथ। किसके साथ आता है? हलंत व्यंजन वर्ण के साथ। यहाँ पर पहले क्या लिखेंगे हम? ह हलंत हो गया, प्लस क्या? हर्ष ई। क्या हो गया? हर्ष ई। प्लस क्या होगा? आधा न, यानी कि न हलन, प्लस दी है यानी कि द हलन, प्लस दीर्घ ई, है ना। अब यहां पर देखिए, यहां पे हो गया ही आधा न दी। ठीक है।
अब इसमें अगर कहा जाए कि हिंदी में कितने वर्ण होते हैं, तो इसको तोड़ दिए पूरा, अब इसको काउंट कर दिए, कितने वर्ण? 5। यानी कि हिंदी में 5 वर्ण सम्मिलित होते हैं। और जैसे यहाँ पर इसमें शामिल सभी वर्णों को अलग अलग हम कर दिए हैं, यही तोड़ने की, वर्णों में तोड़ने की जो क्रिया है, इसी को हम क्या कहते हैं? वर्ण विच्छेद कहते हैं। ठीक है। और देखिए, जैसे व्याकरण, व्याकरण है ना, इसको तोड़ते हैं। बोलिए क्या लिखें? आधा व है, तो आधा को हम हलंत के साथ व्यक्त करते हैं ना, तो वह हलंत। फिर उसके बाद य हलंत, उसके बाद आ, फिर क हलंत, अ, र हलंत, अ, न हलंत। हो गया? यह हो गया व्याकरण में शामिल सभी वर्ण, जिसका हमने वर्ण विच्छेद किया। क्लियर है ना? अब देखिए, इसके बाद जैसे स्नेह, स्नेह लिखे, स्नेह को तोड़िए। बोलिए क्या लिखे? दंत स हलंत, उसके बाद न हलंत, और ए, और हा, हो गया? और देखिए क्या हो गया? यह कर्तव्य। क्या लिखेंगे? बोलिए। और और रहलंत, और फिर रेप के लिए बताए हैं क्या होता है? अर्ध होता है। और देखिए यहाँ पे तो पे यह दिया हुआ है चीज, इसका मतलब क्या होता है? कुछ मतलब नहीं है। आधा तो होता है, तो उस तो को क्या छोड़ दे रहे हैं आप? र हलंत के बाद त हलंत, है ना, और फिर त हलंत, फिर अ, फिर व हलंत, फिर अ कहां से? य हलंत, फिर बात समझ रही है? हाँ, तो कहने का मतलब है कि इसका भी मतलब होता है। ठीक है। और देखिए, जैसे हम लिखते हैं राष्ट्रीय, क्या लिखें? राष्ट्रीय। बोले क्या लिखें? र हलंत, और आ, फिर मूर्धन्य श हलंत, और ट हलंत, और बोलिए ट्र, फिर उसमें ई, तो ट्र में ट हलंत, र हलंत, फिर दीर्घ ई। हो गया? ई हो गया ट्री के लिए। फिर क्या हो गया? य हलंत, फिर बोलिए कोई दिक्कत? बात समझ आ रही है कैसे वर्ण विच्छेद किए हैं? है ना? इसको आप कर सकते हैं ना। जैसे एक और देखिए, जैसे क्रम, कैसे लिखेंगे इसको? क हलंत, र हलंत, और म हलंत, और कोई दिक्कत? अब कर सकते हैं आप? किसी वर्ण का विच्छेद करना हो तो कर सकते हैं ना, किसी को दिक्कत नहीं ना है? नोट कीजिए, देखिए इसको। चलिए देखिए, इसमें वर्ण विच्छेद में कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं। आपको कोई शब्द दे दिया जाएगा और तब पूछा जाएगा कि बताइए इसमें वर्णों की संख्या कितनी है। तो उस स्थिति में आप क्या करेंगे?
इसको तोड़ करके काउंट कर लेंगे वर्ण कितने हैं और उसकी संख्या को आप बता सकते हैं कि कितना है। ठीक है, अब आगे लिखेंगे। लिखिए, घोषत्व के आधार पर वर्णों के प्रकार। घोषत्व के आधार पर वर्णों के प्रकार। घोषत्व के आधार पर वर्णों के प्रकार। ठीक है, पहले यह जानेंगे कि घोषत्व का मतलब क्या है ना। जैसे हमारे हृदय से जो श्वास निकलता है, फेफड़ों से जो श्वास निकलता है, वह कंठ के द्वारा आता है। कहां पर? मुख में आता है, और मुख में विभिन्न भागों से टकरा करके एक स्पेसिफिक ध्वनि उत्सर्जित होती है, और उसी यानी कि स्वर तंत्रियों से टकरा करके जो निकलता है, यानी कि टकराने के से जो झंकार उत्पन्न होता है, जब स्वर तंत्रियां झंकृत होती है तो उसको हम क्या कहते हैं? घोषत्व कहते हैं। यानी घोषत्व का मतलब है कि हमारे हृदय से निकली हुई प्राणवायु जब स्वर तंत्रियों से टकरा करके एक झंकार उत्पन्न करती है, एक नाद बनाती है, एक विशिष्ट स्वर का उत्सर्जन करती है, वर्ण का उत्सर्जन करती है, तो उसको हम क्या कहते हैं? घोषत्व कहते हैं। तो पहले घोषत्व के बारे में लिखिए। लिखिए, घोषत्व का तात्पर्य। घोषत्व का तात्पर्य घोषत्व का तात्पर्य किसी वर्ण के उच्चारण में किसी वर्ण के उच्चारण में किसी वर्ण के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में होने वाले कंपन से है। होने वाले कंपन से है। होने वाले कंपन से है। पैराग्राफ चेंज करके लिखेंगे। घोषत्व के आधार पर घोषत्व के आधार पर वर्णों को दो भागों में बांटा गया है। दो भागों में बांटा गया है। दो भागों में बांटा गया है। पहला लिखेंगे घोष या सघोष। घोष या सघोष। घोष या सघोष हो गया। लिखेंगे डैश दे करके। जिन वर्णों के उच्चारण में जिन वर्णों के उच्चारण में जिन वर्णों के उच्चारण में स्वर तंत्रियां झंकृत होती है। झंकृत लिखाएगा, झंकृत होती है। झंकृत होती हैं। जिन वर्णों के उच्चारण में स्वर तंत्रियां, स्वर तंत्री समझ रहे हैं ना, मुख का वह विभिन्न भाग जिससे हवा टकरा करके एक वर्ण उत्सर्जन करता है, जैसे तालु, मूर्धा, दांत, जीभ, कंठ, यह सभी क्या है? स्वर तंत्री है ना। कुछ वर्ण कंठ से डायरेक्ट उत्सर्जित होता है, कुछ दांत से टकराता है तब निकलता है, कुछ मूर्धा से टकराता है तब निकलता है, कुछ तालु से टकराता है तब निकलता है ना। तो वहां पे वही स्वर तंत्री है जिससे हवा टकरा करके एक वर्ण का उत्सर्जन करती है। ठीक है, तो लिखेंगे, क्या लिखे? झंकृत होती हैं।
घोष वर्ण कहलाते हैं, घोष वर्ण कहलाते हैं, घोष वर्ण कहलाते हैं। पैराग्राफ चेंज करके लिखें। इसके अंतर्गत प्रत्येक व्यंजन वर्ग का तीसरा कोमा चौथा कोमा पांचवा वर्ण कोमा सारे स्वर वर्ण एवं छूट गया। इसके अंतर्गत प्रत्येक व्यंजन वर्ग का तीसरा कोमा चौथा कोमा पांचवा वर्ण कोमा सारे स्वर वर्ण छूट गया। फिर इसके अंतर्गत सारे व्यंजन वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा कोमा सारे स्वर वर्ण हो गया। क्या लिखे उसके बाद एवं य र कोमा देकर लिखिएगा य र ल व ह आते हैं। हो गया। अब दूसरा लिखेंगे अघोष वर्ण। देखिए इसको याद रखिएगा लोग, क्योंकि एग्जाम में पूछा जाता है। कैसे ऑब्जेक्टिव इससे पूछा जाएगा? निम्नलिखित में से घोष वर्ण कौन है, घोष या सघोष वर्ण कौन है, निम्नलिखित में से अघोष वर्ण कौन है। तो याद रहेगा तभी ना आप बता पाएंगे कौन सघोष है कौन अघोष है। ठीक है, इसको याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है ऐसा। ठीक है, दूसरा लिखेंगे अघोष वर्ण, डैश देकर लिखेंगे जिन वर्णों के उच्चारण में स्वर तंत्रियां झंकृत नहीं होती अघोष वर्ण कहलाते हैं। हो गया। जिन वर्णों के उच्चारण में स्वर तंत्रियां झंकृत नहीं होती उन्हें वे क्या लिखे? अघोष वर्ण कहलाते। हो गया, अघोष वर्ण कहलाते हैं। पैराग्राफ चेंज करें। इसके अंतर्गत प्रत्येक व्यंजन वर्ग का पहला कोमा दूसरा एवं तालव्य स मूर्धन्य स दंत स आते हैं। हो गया। अब लिखेंगे प्राणत्व के आधार पर वर्णों के प्रकार।
प्राणत्व प्राणत्व के आधार पर वर्णों के प्रकार। प्राणत्व के आधार पर वर्णों के प्रकार। ठीक है। अब देखिए यहां पर प्राणत्व का मतलब क्या है। यहाँ प्राणत्व का मतलब हमारे हृदय से निकलने वाली प्राण वायु से है, जिसके माध्यम से हम जीवित रह पाते हैं। तो जिस मात्रा में निकलती है ध्वनि में, जिस मात्रा में हवा निकलती है, प्राण वायु निकलती है, उसके मात्रा के अनुसार जो ध्वनि आपको मिलती है उसी को क्या कहते हैं, प्राणत्व के आधार पर ध्वनि कहते हैं। अब उसमें कुछ ध्वनियों के उच्चारण में, कुछ वर्णों के उच्चारण में अधिक प्राण वायु निकलती है, अधिक हवा निकलती है, और कुछ में कम निकलती है ना। तो जब अधिक निकलती है तो उसको कहते हैं महाप्राण, और जब उसके उच्चारण में कम हवा की मात्रा निकलती है तो उसको क्या कहते हैं, अल्प प्राण। क्या कहते हैं, अल्प प्राण। अल्प का मतलब क्या होता है, कम होता है, और महा का मतलब क्या होता है, ज्यादा होता है। लिखेंगे डैश देकर, उसके नीचे लिखिएगा। यहां प्राणत्व का तात्पर्य, यहां प्राणत्व का तात्पर्य यहां प्राणत्व का तात्पर्य हमारे हृदय से निकलने वाली प्राण वायु से है। हमारे हृदय से निकलने वाली प्राण वायु से है, प्राण वायु से है, जिसके आधार पर वर्णों को दो भाग में बांटा गया है। जिसके आधार पर वर्णों को दो भागों में बांटा गया है, दो भागों में बांटा गया है। ठीक है। पहला लिखेंगे अल्प प्राण। अल्प प्राण लिखेंगे डैश देकर। जिन ध्वनियों के उच्चारण में हृदय से निकलने वाली हवा की मात्रा कम होती है, अल्प प्राण कहलाते हैं। अल्प प्राण कहलाते हैं। हो गया, अल्प प्राण कहलाते हैं। पैराग्राफ चेंज करके इसके अंतर्गत सभी स्वर वर्ण व्यंजन वर्ग का विषम संख्या वाला वर्ण। अब देखिए विषम संख्या वाला वर्ण का मतलब क्या हो गया, पहला, तीसरा और पांचवा। बस में रहना, विषम संख्या वाला वर्ण, कोमा तथा लिखिएगा, तथा अंतस्थ व्यंजन वर्ण आते हैं। अंतस्थ व्यंजन वर्ण आते हैं।
हो गया। अंतस्थ व्यंजन वर्ण आते हैं। अंतस्थ में तो जानते हैं कौन कौन वर्ण आते हैं, कौन कौन, य र ल व, ठीक है। अब लिखेंगे दूसरा महाप्राण, महाप्राण, लिखेंगे डैश दे करके। जिन वर्णों के उच्चारण में, जिन वर्णों के उच्चारण में हृदय से निकलने वाली, जिन वर्णों के उच्चारण में हृदय से निकलने वाली वायु की मात्रा, वायु की मात्रा, वायु की मात्रा अधिक होती है, वायु की मात्रा अधिक होती है, वैसे वर्ण, वैसे वर्ण वैसे वर्ण, वैसे वर्ण महाप्राण कहलाते हैं, महाप्राण कहलाते हैं। पैराग्राफ चेंज करके लिखेंगे। इसके अंतर्गत, इसके अंतर्गत व्यंजन वर्ग का, व्यंजन वर्ग का सम संख्या वाला वर्ण, व्यंजन वर्ग का सम संख्या वाला वर्ण, सम संख्या वाला वर्ण का मतलब क्या हुआ, दूसरा और चौथा। व्यंजन वर्ग कई होता है, 5 गो होता है, कौन कौन, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग होता है ना, नहीं होता है, ये 5 होते हैं जिसमें स्पर्श व्यंजन वर्ण कहते हैं ना। उसी व्यंजन वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा कौन सा होगा, विषम संख्या वाला, ये अल्प प्राण में होगा, और सम संख्या वाला यानी दूसरा और चौथा कौन में होगा, महाप्राण में होगा, ठीक है। क्या लिखे, सम संख्या वाला वर्ण एवं उष्म व्यंजन वर्ण, उष्म व्यंजन वर्ण आते हैं, उष्म व्यंजन वर्ण आते हैं, आते हैं, हो गया, उष्म व्यंजन वर्ण आते हैं, हो गया। अब यह हो गया आपको इसमें घोष और अघोष, इसको याद रखना है, अल्पप्राण महाप्राण को याद रखना है, इससे ऑब्जेक्टिव में 1 नंबर का जरूर पूछा जाता है, ठीक है। अब देखेंगे वर्णों के उच्चारण स्थान, अगला टॉपिक लिखेंगे वर्णों का उच्चारण स्थान। अपु विसर्ग की तो बताया भी था आप लोगों को, कुछ याद है इसमें का, बताइए। अपु विसर्ग क्या होगा, नहीं, इसका उच्चारण क्या होगा, कौन से होगा, कंठ से, कौन से होता है, इसमें कौन कौन सी आएगा, अ, आ, क वर्ग, ह और विसर्ग, ठीक है। इन सारे वर्णों का उच्चारण होता है कौन सी के द्वारा, कंठ के द्वारा, ठीक है। उसके बाद इचु, यस, यह क्या होता है, बोलिए, तालु, यानी कि इसमें क्या आएगा, हर्ष ई, दीर्घ ई, च वर्ग, य और तालु के साथ, ये क्या हो गया, तालु। इसके बाद बोलिए ऋतु रस, इसमें क्या आएगा, तो मूर्धा, क्या आएगा, मूर्धा, ठीक है।
इसमें क्या होगा? री, त वर्ग, र और मूर्धन्य ष। क्या हो गया? है ना? इसके बाद लृतु, लृतु लस। क्या होगा? दांत, यानी कि लृ, त वर्ग, है ना, ल और दंत स। क्या होगा? दांत। ठीक है। और भी अभी इसको लिखिए पहले, इसको भी याद रखिएगा, इससे भी 1 नंबर, है ना। नोट कीजिए इसको। और देखिए पोस्ट, यानी कि हर्ष उ, दीर्घ उ, पावर, यह हो जाएगा पोस्ट। ठीक है। इसके अलावा ए और ऐ, क्या होगा? कंठ तथा ताल, इसमें दोनों का प्रयोग होता है। इसके बाद ओ और औ, क्या होता है? कंठ तथा ओष्ठ। और व, क्या होता है? दांत एवं। इसके अलावे इन सारे वर्णों के उच्चारण में एक चीज कॉमन आता है। कौन? जीभ। सब में आएगा प्रयोग। ठीक है। ये तो अलग अलग तंत्री हो गया ना, लेकिन जीभ एक ऐसा स्वर तंत्री है जो सबके साथ शामिल रहता है। ठीक है। मैंने वह जगह देता है हवा को ऊपर से जाने के लिए, चाहे नीचे जाने के लिए, बगल से जाने के लिए, है ना, वह जगह देता है कि जीभ के एक्सप्रेशन से ही यह सारे वर्ण सही रूप में मुंह से आते हैं। तो केवल जीभ को माइनस कर दिया जाए, इसमें से कोई वर्ण आपको नहीं निकलेगा, या सही रूप से हम उसको बोल नहीं पाएंगे, है ना। तो जीभ कॉमन में सबसे महत्वपूर्ण होता है, जिसको यहाँ पर हम नहीं लिखे हुए हैं, क्योंकि वह सबके साथ आता है। ठीक है। हाँ, एक और होता है पंचमाक्षर के लिए। पंचमाक्षर की 5वां वर्ण पंचमाक्षर हो गया। इसमें अनुस्वार आएगा एवं चंद्र। ठीक है। इसका क्या होता है? इसमें हम नाक का प्रयोग करते हैं, यानी कि नासिका उसको कहते हैं हम, है ना। यह हो गया। तो इस तरह से आपका वर्ण विचार में जो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग था, जो आपसे पूछा जाता है, यह आप लोग जान लिए। अब इसके बाद अगले क्लास में वर्ण को मिलाएंगे हम, यानी कि वर्णों के मेल से जो नए वर्ण की उत्पत्ति होती है, उस क्रिया को हम क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। अब अगले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे संधि। ठीक है।